नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम व्यक्तिक विभिन्नता के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे 15 क्वेश्चन से आगे जो आपके प्रश्न थे उनसे रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 15th क्वेश्चन कल हमने कर लिए थे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज की क्लास में हम 16th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि व्यक्तिक विभिन्नता टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 16th क्वेश्चन आपसे कहता है कि व्यक्तिक विभिन्नता के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। यानी कि जो व्यक्तिक विभिन्नता टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उसमें जो आपके प्रमुख कारण है वो कौन कौन से हैं जिसकी वजह से आपको व्यक्तिक विभिन्नताएं देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपसे कहता है वंशानुक्रम, सेकंड ऑप्शन कहता है आपको आयु एवं बुद्धि, और थर्ड ऑप्शन आपको कहता है लैंगिक विभिन्नताएं, और फोर्थ ऑप्शन आपको कहते हैं ये सभी। तो बताइए, आप जो व्यक्तिक विभिन्नता टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो उससे रिलेटेड व्यक्तिक विभिन्नता आपको किस कारण देखने को मिलते हैं, यानी कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से आप व्यक्तिक विभिन्नता को देखते हैं या फिर व्यक्तिक विभिन्नता को समझते हैं। तो वंशानुक्रम की वजह से आपको व्यक्तिक विभिन्नताएं देखने को मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग माता पिता के जो बच्चे होते हैं, यानी कि अलग अलग परिवार से जो बच्चे होते हैं उनमें भी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। आयु एवं बुद्धि, यानी कि एक बच्चा जैसे जैसे उसकी आयु में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, तो उसकी बुद्धि में भी आप परिवर्तन देखते हैं। ठीक है। और लैंगिक विभिन्नताएं, यानी कि जो समाज में जो बच्चे होते हैं, जो लिंग के आधार पर, जैसे गर्ल्स एंड बॉयज़ में जो बुद्धि है वो हर चीज़ में चेंजेस होते हैं। जैसे कि जो लड़कियां होती है वो बहुत कम उम्र में भी मैच्योर हो जाती हैं, हालांकि उसी आधार पर अगर हम बॉयज़ों को देखें तो वो थोड़े से लेट से मैच्योर होते हैं। तो इस तरीके से आपको मैच्योरिटी में भी देखने को मिलता है कि लड़कियां बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं जबकि लड़के थोड़े से देर से मैच्योर होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं व्यक्तिक विभिन्नता के कारण है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, क्योंकि ये तीनों ही फैक्टर जो होते हैं वो व्यक्तिक विभिन्नता के कारण आपको देखने को मिलते हैं। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से बना सकते हैं। जिस तरीके से हमने कंटेंट को कवर किया है उसी पर आधारित है, बट बात यह है कि यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा बहुत आपको समझना होता है। कुछ चीज़ें फैक्चुअल मिलते हैं, कुछ चीज़ें आपको कॉन्सेप्चुअल मिलते हैं, यानी कि समझ पर आधारित होते हैं। तो इसीलिए हमें प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना होता है और उसके चारों ऑप्शनों को देखना होता है। उसके बाद ही हम डिसीजन ले पाते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट दिखता है, जिस क्वेश्चन का राइट हो सकता है। हालांकि है तो सभी ऑप्शन बेटर, बट यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सभी। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ बालक के कौन कौन से विकास होते हैं। यानी कि जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती है, यानी कि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे बालक का कौन सा विकास होता है। तो शारीरिक विकास होता है, या मानसिक विकास होता है, या संवेगात्मक विकास होता है, या फिर ये सभी। तो बताइए आप इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है आपके हिसाब से। अगर आपने मेरे क्लासेस को देखे हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप इजीली लगा सकते हैं। अदरवाइज आपकी आईक्यू लेवल के हिसाब से भी आप इजीली इस प्रश्न का आंसर लगा सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चे आयु में वृद्धि करते हैं, यानी कि जैसे जैसे बच्चे उम्र में बढ़ते जाते हैं तो उनका शारीरिक विकास भी होता है, उनका मानसिक विकास भी होता है और उनका संवेगात्मक विकास भी होता है, यानी इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 18th क्वेश्चन, व्यक्तिक विभिन्नता का कौन सा कारक प्रभावित करते हैं। यानी कि जो आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ते हैं, यानी व्यक्तिक विभिन्नता जो आप टॉपिक को पढ़ चुके हैं, इसमें कौन से फैक्टर होते हैं जो व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। तो आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है व्यक्तिक विभिन्नता। क्या व्यक्तिक भिन्नता को व्यक्तिक विभिन्नता फैक्टर प्रभावित करते हैं, या ऑप्शन प्रेरणा, या फिर वंशानुक्रम एवं वातावरण, या फिर संवेग। तो बताइए, व्यक्तिक भिन्नता यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसको प्रभावित कौन करता है। व्यक्तिक विभिन्नता यानी व्यक्तिक विभिन्नता तो टॉपिक ही है, तो उसको प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर होंगे जो उस पूरे गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए व्यक्तिक विभिन्नता तो ऑप्शन हो नहीं सकता। और क्या प्रेरणा व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करते हैं, या फिर संवेग व्यक्तिक भिन्नता को
प्रभावित करते हैं या फिर वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सिर्फ प्रेरणा जो है वो व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित नहीं करते या सिर्फ संवेग भी व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित नहीं करते। ये दोनों ऑप्शन जो है आपके वंशानुक्रम और वातावरण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो प्रेरणा होता है वो आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकते हैं। तो 1% के लिए हम इसको वातावरण का हिस्सा मानते हैं। और जो संवेग होता है यानी कि जो इमोशन होते हैं, तो इमोशन भी आपका कहीं ना कहीं वंशानुक्रम यानी कि उसके माता पिता से प्राप्त जो गुण होते हैं कुछ उससे मैचअप होते हैं। बट अगर हम इमोशंस की बात करें तो हम एक अच्छे वातावरण प्रोवाइड करके उस बच्चे के इमोशंस को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ प्रेरणा भी नहीं हो सकता और ना ही सिर्फ संवेग होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण, क्योंकि वंशानुक्रम एवं वातावरण में सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। इसलिए इस 18th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, कि जो व्यक्तिक भिन्नता है इसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों ही कारक जो है वो व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करते हैं। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो 19th क्वेश्चन आपसे कहता है परिपक्वता क्या है, यानी कि मैच्योरिटी जो है वो क्या है। कार्य अक्षमता है यानी कि कार्य को ना करने की क्षमता है, या कार्य में सक्षम यानी किसी भी कार्य को करने में आप यदि सक्षम है तो वो मैच्योरिटी है, या फिर बुद्धि चातुर्य है, या फिर आप जो अपनी बुद्धि का यानी कि आप जो चतुर बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर आपको किस तरीके की बातचीत करनी है, क्या ये परिपक्वता है, या फिर मानसिक संवेग परिपक्वता है। आपको बताना है कि जो परिपक्वता है नहीं मैच्योरिटी है वो क्या है इन चारों ऑप्शनों में, या आप किससे कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है इस तरीके की गतिविधियां यदि कर लेते हैं तो मैच्योर हो जाएंगे। तो कार्य अक्षमता मैच्योरिटी नहीं है, तो ये तो आपको पता है। बट क्या कार्य में सक्षम मैच्योरिटी है, या फिर बुद्धि चातुर्य यानी बुद्धि का आप सही इस्तेमाल यदि कर पाते हैं तो उसको परिपक्वता कहते हैं, या फिर मानसिक संवेग। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, अगर आप परिपक्वता की बात करते हैं, मैच्योरिटी की बात करते हैं, तो आपके मेंटल इमोशंस को कंट्रोल करेंगे यानी मानसिक संवेग पर बात करेंगे, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक, दूसरा कार्य क्षमता आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और बुद्धि चातुर्य मतलब आप अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल भी कभी कर सकते हैं, चालाकी भी कर सकते हो, तो इसका मतलब ये मैच्योरिटी नहीं होता। मैच्योरिटी होता है आप अपने कार्य में सक्षम हैं, जो भी कार्य आपको दिया जाता है या जो भी कार्य आपके लिए रखा गया है, यदि आप उस कार्य को करने में सक्षम हैं तो आप उस फील्ड में मैच्योर है, अदरवाइज आप मैच्योर नहीं हैं। तो इसीलिए परिपक्वता हमेशा क्या होता है कि कार्य में सक्षम होना। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20th क्वेश्चन क्या बताता है आपसे। तो 20वां क्वेश्चन आपसे बताता है बच्चों में परिपक्वता किस अवस्था में आती है, यानी कि जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट चाइल्ड होते हैं, उनमें जो मैच्योरिटी है वो किस स्टेज में आते हैं ये आपको बताने हैं। ऑप्शन फर्स्ट है बाल्यावस्था, ऑप्शन सेकंड है शैशवावस्था, ऑप्शन थर्ड है किशोरावस्था, और ऑप्शन फोर्थ है प्रौढ़ावस्था। तो मैं स्टूडेंट्स एक बात आपको बता दूं, मैं शुरू से ही आपको बताता हूं कि जो बच्चे होते हैं वो हमारे देश में जो 18 साल से नीचे होते हैं, यानी कि 18 वर्ष से नीचे जो भी हैं वो सब क्या कहलाते हैं, बच्चे कहलाते हैं। और आपको पता है प्रौढ़ावस्था जो है वो 18 वर्ष से ऊपर की आयु है, तो इसका मतलब प्रौढ़ावस्था तो नहीं हो सकता। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। आपको पता है प्रौढ़ावस्था तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है बच्चों की, और बच्चे जो है वो 18 वर्ष से नीचे नीचे जो भी है हमारे देश में वो सब के सब बच्चे कहलाते हैं। और प्रौढ़ावस्था आपको पता है कि लगभग 24-25 वर्ष का जो व्यक्ति होता है वो प्रौढ़ावस्था में होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब आप बताइए कि बच्चों में परिपक्वता कब पाई जाती है। जो शैशवावस्था यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष के बालक होते हैं, क्या उनमें परिपक्वता पाई जाती है? बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। ठीक, जो 2 से 12 वर्ष के बीच में होते हैं वो बाल्यावस्था होते हैं, क्या उन बच्चों में परिपक्वता पाई जाती है? बिल्कुल भी नहीं। तो तीनों ऑप्शन आपके खत्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनमें परिपक्वता कब आती है, जब वो किशोरावस्था में होते हैं, यानी एडोलसेंट पीरियड में होते हैं। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो 21 आपसे कहता है कि बालकों की अभिवृत्ति के निर्धारण में किन किन तत्वों की भूमिका होती है, यानी बालकों की अभिवृत्ति के निर्धारण में किन किन तत्वों की
भूमिका होती है। अभिवृत्ति का मतलब होता है स्टूडेंट्स दृष्टिकोण। एक अभिवृत्ति मीन्स होता है दृष्टिकोण। तो बालकों की दृष्टिकोण के निर्धारण में किन किन तत्वों की भूमिका होती है, यानी कि यदि बालक हैं आपके घर में तो उन बालकों का जो दृष्टिकोण है आप जो निर्धारित करने वाले हैं उसके लिए कौन कौन से तत्व जो है उसके दृष्टिकोण को निर्धारित करने में काम आ सकते हैं। ऑप्शन ए बोलता है आपसे परिवार, ऑप्शन बी कहता है समाज और ऑप्शन थर्ड है समुदाय। तो क्या बच्चे के दृष्टिकोण को परिवार निर्धारित करता है, समाज निर्धारित करते हैं या फिर समुदाय निर्धारित करते हैं, या फिर ऑप्शन डी बोलता है ये सभी। तो देखिए आप किसी बच्चे को यदि कुछ सिखाना चाहते हैं या आप एक बच्चे को अच्छे आदर्श नागरिक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उसका परिवार भी बेहतर होना चाहिए, उसके समाज भी बेहतर होने चाहिए और उसका जो समुदाय है यानी कि जिस सोसाइटी से वो बच्चा है उसका समुदाय भी बेहतर होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप बच्चे के दृष्टिकोण को निर्धारित करना चाहते हैं तो उसके लिए उसे अच्छे परिवार देने होंगे, यानी कि उसके परिवार में जितने भी मेंबर्स हैं वो अच्छे स्वभाव के होंगे तो बच्चा भी अच्छे स्वभावों को सीखेगा। वो जिस समाज से बिलोंग करता है उस समाज के लोग भी अच्छे होने चाहिए, उनके वार्तालाप, उनके रहन सहन, उनका मिलना जुलना, ताकि वो बच्चे को प्रभावित करे। और जिस समुदाय से वो बच्चा बिलोंग करता है वो समुदाय भी उसके अनुकूल होना चाहिए, तभी वो बच्चा जो है आगे जाकर अच्छे दृष्टिकोण या अच्छे अभिवृत्तियों को निर्धारित कर पाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी कि बच्चे के दृष्टिकोण को निर्धारित करने के लिए परिवार, समाज एवं समुदाय तीनों की ही अहम भूमिका होती है। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, यानी 22 क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि व्यक्तिक विभिन्नता को जानने की कौन कौन सी विधियां हैं, यानी कि जो व्यक्तिक विभिन्नता टॉपिक को आपने पढ़ा है इसको यदि आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कौन कौन सी विधियां हैं जिससे आप व्यक्तिक विभिन्नता को जान सकते हैं या जांच सकते हैं। तो आपने पढ़ा है कंटेंट वाले वीडियोस में कि व्यक्तिक विभिन्नता को जानने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें आपने बुद्धि परीक्षण पढ़ा है, उपलब्धि परीक्षण पढ़े होंगे, संवेग परीक्षण भी पढ़े होंगे, अभिक्षमता परीक्षण पढ़े हैं जिसके आधार पर आप बच्चों की व्यक्तिक विभिन्नता को छांट सकते हैं, अभिरुचि परीक्षण पढ़े हैं, व्यक्तित्व परीक्षण पढ़े हैं। तो बहुत सारे परीक्षण मैंने आपको बताए व्यक्तिक विभिन्नता के दौरान जिनके थ्रू हम जान सकते हैं कि किस बच्चे में किस प्रकार के डिफरेंसेस हैं। तो इसके लिए आपसे पूछता है कि व्यक्तिक विभिन्नता को जानने की कौन सी विधियां हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन सेकंड है अभिरुचि परीक्षण, ऑप्शन थर्ड है बुद्धि परीक्षण और ऑप्शन डी है ये सभी। तो आप बताइए कि व्यक्तिक विभिन्नता को जानने के लिए आपने कौन कौन से परीक्षण पढ़े हैं। तो आपने उपलब्धि परीक्षण को भी पढ़ा होगा, आपने अभिरुचि परीक्षण यानी कि उपलब्धि के आधार पर भी आप बच्चे को टेस्ट लेते हैं और उसके आधार पर उनके मार्क्स के आधार पर उनका परीक्षण करते हैं। आप अभिरुचि आप बच्चों की इंटरेस्ट के आधार पर भी उनके डिफरेंसेस कैलकुलेट करते हैं। आप उनकी बुद्धि आईक्यू लेवल के आधार पर भी आप उन बच्चों में व्यक्तिक विभिन्नता को जान सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स डी ये सभी, यानी उपलब्धि परीक्षण से भी आप व्यक्तिक विभिन्नता को जानते हैं, अभिरुचि परीक्षण से भी जानते हैं, बुद्धि परीक्षण से भी जानते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। आई होप आप क्वेश्चन को सही कर पा रहे होंगे और आप देख रहे हैं कि आपसे किस तरीके के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 क्वेश्चंस। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस आधार पर भिन्न होते हैं, यानी कि जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं यानी कि जो बच्चे जो पर्सनल स्टूडेंट्स होते हैं यानी कि जो बिल्कुल पर्सनल होते हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। तो बौद्धिक आधार पर, यानी कि जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को अगर हम ले, कोई भी दो इंडिविजुअल अलग अलग बच्चों को यदि हम ले तो उनमें हम किस तरीके से किस आधार पर उनमें डिफरेंसेस कर सकते हैं, बौद्धिक आधार पर या शैक्षिक आधार पर या विकास की दर पर या भावात्मक आधार पर। तो देखिए स्टूडेंट्स बौद्धिक आधार पर भी आप कर सकते हैं, शैक्षिक आधार पर भी कर सकते हैं या भावात्मक आधार पर भी कर सकते हैं। और ये जो भी है बौद्धिक, शैक्षिक और भावात्मक ये सब के सब ऑप्शन जो है वो विकास पर डिपेंड करता है, यानी कि तीनों ही विकास का ही छोटा छोटा भाग है, हिस्सा है, कहीं ना कहीं ये तीनों विकास में ही समाहित होते हैं। तो यदि आप सिर्फ बौद्धिक आधार पर जाते हैं तो आपका शैक्षिक आधार भी होगा, ठीक है, और आपका भावात्मक आधार भी होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बौद्धिक आधार ना होकर, शैक्षिक आधार ना होकर, भावात्मक आधार ना होकर विकास की दर, क्योंकि बौद्धिक, शैक्षिक और भावात्मक आधार तीनों ही
तीनों के तीनों ही विकास के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए अगर आप व्यक्तिगत शिक्षार्थी यानी कि इंडिविजुअल स्टूडेंट में एक दूसरे के आधार पर किस तरीके से भिन्नता डिफरेंशिएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो विकास की दर पर आप उनके डेवलपमेंट का जो रेट है उसके आधार पर उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करना चाहिए, यानी कि जो विद्यालय होते हैं, स्कूल्स होते हैं, उसको किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करना चाहिए, यानी कि किस कार्य के लिए आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंप्लीट करना चाहिए, विशिष्ट की अनुभूति के लिए या परिपूर्ण होने के लिए या शैक्षिक पूर्णता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट चारों ऑप्शनों में आपको गेस करना है कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो सकता है। कि जो विद्यालय में, जैसे कि मान लीजिए आप जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आप जिस भी विद्यालय में जाएंगे या किसी भी विद्यालय की अगर आप बात करेंगे तो उस विद्यालय को व्यक्तिगत विभिन्नता वाले टॉपिक को पढ़ना चाहिए। और यदि वो व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक को पढ़ते हैं तो इससे विद्यालय को क्या फायदा मिलता है या किसके लिए विद्यालय को पढ़ना होता है। तो क्या विद्यालय विशिष्ट की अनुभूति करने के लिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं, या परिपूर्ण होने के लिए, या फिर शैक्षिक पूर्णता के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि विशिष्ट की अनुभूति करने के लिए आप इस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि परिपूर्ण आप जीवन में कभी भी नहीं कर सकते। कोई भी चीज कंप्लीट नहीं है, ठीक है। यदि कंप्लीट है तो वो स्वयं ईश्वर है, तो इसलिए इसको परिपूर्ण होने के लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और शैक्षिक पूर्णता भी आप कंप्लीट नहीं कर सकते, शिक्षा आप जीवन में कभी भी पूर्ण नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत छूट ही जाता है, तो इसलिए शैक्षिक पूर्णता भी नहीं हो सकता और इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। आप जो व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक को पढ़ते हैं वो इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आप विशिष्ट की अनुभूति कर सकें, यानी कि हर एक बच्चा जो है वो स्पेशल है, किसमें कौन सी एबिलिटी है, कौन सी एबिलिटी की कमी है, इन सारी चीज़ों को जानना एज अ टीचर का रोल होता है। क्योंकि हो सकता है कि आपके कक्षा में जो 20 बच्चे हैं उसमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको कम दिखाई देता हो, या हो सकता है 3 बच्चे ऐसे हों जिनको कम सुनाई देता हो। तो यदि आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे और आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे तो आप उन बच्चों को फ्रंट रो पर बिठा सकते हैं, जहां से हो सकता है कि वो डिस्टेंस की वजह से चीज़ों को स्पष्ट नहीं देख पा रहे थे तो चीज़ों को देख पाए, या फिर जो दूरी की वजह से सही तरीके से सुन नहीं पा रहे थे, जिनके सुनने की क्षमता थोड़ी कम है, तो वो चीज़ों को सही तरीके से सुन पाए या अपने आप को मैनेज कर पाए। इसीलिए अध्यापकों को इस टॉपिक को पढ़ना होता है। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र में क्या शामिल होता है, यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इस फील्ड में क्या शामिल होता है। ऑप्शन ए है शारीरिक संरचना, ऑप्शन बी है मानसिक योग्यताएं, ऑप्शन सी है लिंग भेद और ऑप्शन डी है ये सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र में क्या शामिल होता है, तो शारीरिक संरचना शामिल होता है, मानसिक योग्यताएं भी शामिल होते हैं, लिंग भेद भी शामिल होते हैं और ये सभी। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, शारीरिक संरचना के आधार पर भी आप व्यक्तिगत विभिन्नताएं करते हैं, मानसिक योग्यता के आधार पर भी आप व्यक्तिगत विभिन्नताएं करते हैं और लिंग भेद के आधार पर भी आप व्यक्तिगत विभिन्नताएं करते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र में तीनों आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे कि आपसे किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो व्यक्ति अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होता है, यानी कि व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि, इंटेलिजेंसी, प्रेरणा, मोटिवेशन और अभिरुचि, इंटरेस्ट आदि के संदर्भ में अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक। तो यह सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट बोलता है सामाजिक भिन्नता, ऑप्शन सेकंड बोलते हैं मनोवैज्ञानिक भिन्नता, ऑप्शन थर्ड बोलता है व्यक्तिगत भिन्नता और ऑप्शन डी बोलता है वातावरण। तो बताइए आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है कि कोई भी दो व्यक्ति अपनी बुद्धि, प्रेरणा और अभिरुचि के संदर्भ में यदि भिन्न होते हैं तो यह सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाते हैं। आई होप आप इस क्वेश्चन का इजीली मार्क्स कर सकते हैं। ये डिफरेंसेस की बात की जा रही है तो ना तो वातावरण आएगा और ना ही मनोवैज्ञानिक भिन्नता और ना ही सामाजिक भिन्नता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि इसके आधार पर ही आप भिन्न होते हैं। आई होप आप क्वेश्चंस को देख पा रहे होंगे कि किस तरीके के
क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में किस तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27वां क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता कैसे सहायक होती है। यानी कि जो आप एजुकेशन के फील्ड में व्यक्तिगत भिन्नता को पढ़ते हैं तो ये किस तरीके से आपको हेल्प करते हैं, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्यक्रम निर्धारण में, यानी कि क्या आप सिलेबस को डिसाइड करने के लिए आप व्यक्तिगत भिन्नता को पढ़ते हैं, या कक्षीय वातावरण से, यानी कक्षा के जो वातावरण है उसके लिए आप व्यक्तिगत भिन्नता को पढ़ते हैं, या शिक्षक के व्यवहार से, यानी कि जो टीचर्स का जो बिहेवियर है उसके वजह से आप व्यक्तिगत भिन्नता को पढ़ते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो आप व्यक्तिगत भिन्नता टॉपिक को पढ़ते हैं इसका मेन उद्देश्य होता है, आप शिक्षा के क्षेत्र में इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी कक्षा में जो बच्चे हैं उनके बुद्धि IQ लेवल, उनके समायोजन की क्षमता, उनमें शारीरिक बहुत सारे दोष पाए जाते हैं जिनकी वजह से वो सामान्य बच्चे जैसे भी नहीं होते। तो सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना एक टीचर का रोल होता है बच्चों के लिए। तो इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो आप व्यक्तिगत भिन्नता टॉपिक को पढ़ते हैं, इन सभी सारी चीज़ों को जानने के लिए, और फिर जब आप इन चीज़ों को जानेंगे तो आप उन बच्चों के हिसाब से आप पाठ्यक्रम का निर्धारण करेंगे, ताकि पाठ्यक्रम में आसान प्रश्न भी होंगे, थोड़े से एवरेज क्वेश्चंस भी होंगे और थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे, और आप इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को मैनेज करते हैं ताकि हर कोई उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाए, कुछ इतना पोर्शन सॉल्व कर पाए जिससे वो पास हो सके, या 40%, 50%, 60% मार्क्स गेन कर सके। तो इसीलिए आप इनका निर्धारण कहाँ पर करते हैं, पाठ्यक्रम के निर्धारण में। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो आप व्यक्तिगत भिन्नता को पढ़ते हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ आप बच्चों की विशिष्ट अनुभूति को नहीं जानते, उनकी विशिष्ट अनुभूति को जानने के साथ साथ उनके लिए किस प्रकार के पाठ्यक्रम निर्धारित करने चाहिए, पाठ्यक्रम सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, किस तरीके का सेटअप होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए आपको हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है, क्योंकि सिलेबस में जो क्रम दिए हुए होते हैं वो बच्चों के IQ लेवल के अनुसार दिए हुए होते हैं। बहुत सारे अध्यापक क्या करते हैं कि पहले से जाके पीछे से क्वेश्चंस के पेपर को सॉल्व कराते हैं, या बुक्स के जो पीछे के पोर्शंस होते हैं वहाँ से चैप्टरों को उठाते हैं और पहले सॉल्व कराते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर पीछे के ही टॉपिक इतने आसान हैं तो फिर उनको जो है सिलेबस में पहले रखा जाता, बट ये जो सिलेबस और जो करिकुलम सेट किया जाता है ये बच्चों की एज ग्रुप के हिसाब से उनकी कक्षा के आधार पर उनको मैनेज करके ही फर्स्ट से लेकर 14 तक या 13 तक चैप्टर को रखा जाता है क्रम अनुसार, ताकि आप उन क्रम अनुसार उन टॉपिक्स को अध्ययन करें और उनको बच्चों को उनके हिसाब से अध्ययन कराएं। बट यहाँ पर क्या होता है कि टीचर जो जिस टॉपिक को टीचर को आसान लगता है वो सबसे पहले कराने लग जाते हैं, और बहुत सारे अध्यापक क्या करते हैं कि बुक्स के पीछे से ही चैप्टर उठाते हैं, सबसे लास्ट चैप्टर सबसे पहले कराते हैं। देखिए, अगर लास्ट चैप्टर ही आपको पहले कराना था तो सिलेबस में उसको लास्ट में क्यों रखा गया, इसका भी एक रीज़न है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो आप व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक को पढ़ते हैं वो हेल्प करते हैं आपको पाठ्यक्रम के निर्धारण में, ना कि शिक्षक के व्यवहार से, और ना ही कक्षीय वातावरण से, और ना ही इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा पाठ्यक्रम के निर्धारण में। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो 28वां क्वेश्चन आपसे कहता है व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान कक्षा में शिक्षकों को किस रूप को समझने में सहायक होता है। यानी कि जो ये आप व्यक्तिगत भिन्नता का जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं इस समय, वो ज्ञान जो है वो कक्षा में शिक्षकों को किस रूप में समझने में, यानी किस रूप में समझने में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है मानसिक दोषों को समझने में, या शारीरिक दोषों को समझने में, या संवेगात्मक विकास की गति को समझने में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ने के पीछे शिक्षकों को कक्षा में किस रूप में हेल्प मिलने वाले हैं। तो देखिए, मानसिक दोषों को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि मानसिक दोष तो साइकेट्रिस्ट का होता है। हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों जो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, या जो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े हो, तो उनको आप नहीं समझ सकते कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए तो आप व्यक्तिगत विभिन्नता को नहीं पढ़ते। संवेगात्मक विकास की गति, यानी कि जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट की जो गति है, इसको चेकआउट करने के लिए भी आप नहीं करते, क्योंकि कभी कभी आपके इमोशंस अच्छे होते हैं, कभी आपके इमोशंस थोड़े गड़बड़ा जाते हैं, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। तो इसके
उसकी गति के लिए आप व्यक्तिक भिन्नता को नहीं पढ़ते हैं और ना ही इनमें से कोई नहीं के लिए पढ़ते हैं। आप जो व्यक्तिक भिन्नता को पढ़ते हैं वो शारीरिक दोषों के लिए करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर कुछ शारीरिक दोष हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्हें कम सुनाई देता हो या फिर उन्हें कम दिखाई देता हो। तो ऐसा तो नहीं है कि उस बच्चे को आप देखकर ही समझ जाएंगे कि इस बच्चे को कम सुनाई देता है या इस बच्चे को कम दिखाई देता है। तो उसकी बहुत सारे शारीरिक दोष हो सकते हैं। हो सकता है कि वो बी को डी पढ़ता हो या डी को बी पढ़ता हो, या वो SAW जो आपके सामने लिखा होता है, हो सकता है उसको WAS पढ़ता हो, यानी कि सा को वास पढ़ता हो, या फिर अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ता हो। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों में, जो समझने के लिए ही टीचर्स को इस तरीके के टॉपिक को पढ़ना होता है। तो इसीलिए व्यक्तिक भिन्नता का ज्ञान जो होता है वो टीचर को कक्षा में किस रूप में समझने में मदद करते हैं, शारीरिक दोषों को समझने में। यदि शारीरिक दोषों को टीचर समझ जाता है तो उनका कुछ उपाय एज अ टीचर आप कर सकते हैं, इसीलिए आपको इस टॉपिक को पढ़ना होता है। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और स्टूडेंट्स, ये आपके प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं। यदि कक्षा के अधिकतर बालक अधिगम में कमजोर हो तो कक्षा का आकार कैसा होना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि यदि आपकी कक्षा के अधिकतर बालक अधिगम में कमजोर है, यानी कि थोड़े से वीक है, पढ़ने में उतने तेज नहीं हैं, तो फिर कक्षा का आकार आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए, समान होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, या फिर ये सभी होने चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपके हिसाब से क्या हो सकता है। आई होप आप क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे। लेकिन चलिए मैं बता देता हूं कि यदि कक्षा के अधिकतर बालक अधिगम में कमजोर हो, देखिए बात यहाँ पर की जा रही है अधिगम में कमजोर। तो यदि मान लीजिए अधिगम में कमजोर होंगे बालक, तो टीचर को बड़ी दिक्कत होगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझाना पड़ेगा, समय देना होगा। तो स्टूडेंट्स, एज अ टीचर आपके पास 40 मिनट के आसपास होता है, 35 to 40 मिनट का एक पीरियड होता है आपके पास। और उसमें यदि मान लीजिए कि आपके पास 30 स्टूडेंट है और 30 के 30 स्टूडेंट वीक हैं, तो आप फिर उस कक्षा में अगर बच्चों को ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाना तो पड़ेगा ही, और जब आप ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको समय की कमी हो जाए। या मान लीजिए कि आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो आपको समझाने में दिक्कत नहीं होगी टॉपिक को, और आप जल्द से जल्द टॉपिक को कंप्लीट भी करा सकते हो सकता है एक एक्सरसाइज भी आप कंप्लीट करा दें, कुछ क्वेश्चंस आप करा दें और बच्चों को आप होमवर्क दे दें। बट मान लीजिए कि आपने टॉपिक को समझाया है और बच्चे उसको सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और आप बच्चे के पास जाकर एक एक बच्चे को समय दे रहे हैं, तो इस केस में कक्षा का आकार समान तो हो नहीं सकता और ना ही लंबा हो सकता। ये ऑप्शन गलत है, और ये सभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि जब दो नहीं होंगे तो ये सभी कैसे हो जाएगा। तो इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा छोटा। मतलब अगर आपकी कक्षा में थोड़े कमजोर बालक हैं तो आपकी कक्षा का आकार छोटा होना चाहिए, तभी आप छोटी कक्षा में, यानी कि कम बच्चे होंगे तो आप उनको ज़्यादा समय देकर उनको डेवलप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो आप उनको प्रॉपर समय नहीं दे पाएंगे, या फिर आप समय जितना देंगे उससे उनका डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा कक्षा का आकार छोटा होना चाहिए यदि कक्षा में बालक अधिगम में कमज़ोर हो तो। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो देखा आपने कि आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिक विभिन्नता टॉपिक पर आधारित जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, वो किस तरीके के प्रश्न आपके सुपर टेट के एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट के हो, चाहे सी टेट के हो, किस तरीके से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपने देखा। आपने व्यक्तिक विभिन्नता टॉपिक को जाना, उसके कारकों को जाना कि क्यों व्यक्तिक विभिन्नता होते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता वास्तव में होता क्या है, व्यक्तिक विभिन्नता के कारण कौन कौन से हैं जिस वजह से व्यक्तिक विभिन्नताएं आपको देखने को मिलते हैं, या फिर व्यक्तिक विभिन्नता को जानने की कौन कौन सी विधियां हैं, या जो हम व्यक्तिक विभिन्नता टॉपिक को पढ़ रहे हैं इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या रिलेशन है। इस तरीके से हमने सबसे पहले टॉपिक के कंटेंट को कवर किया है, जिसको हमने अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की है और समझा भी है, और उसके बाद उस पर आधारित हमने 30 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आपने देखा कि हमें टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना होता है और उसके बाद उसके प्रैक्टिस सेट को किस तरीके से लगाना होता है। तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको ये आइडिया लग पाता है कि प्रश्न किस तरीके से बनते हैं टॉपिक से, ठीक। और आपने जो टॉपिक में कंटेंट किए हैं क्या वो आपको हेल्प करते हैं क्वेश्चंस
को सॉल्व करने में, तो ये ज़रूरी होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, आपने चीज़ों को अच्छे से समझा होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।